बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है लॉकुम। अब इस चैनल पे हम लोग थोड़ी देर बाद मिल रहे हैं क्योंकि मैं इस चैनल के लिए एक थॉट प्रोसेस में था, एक नई सोच लाने के चक्कर में, और एक कैसे हम आपकी मदद कर पाएँ एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल अपडेट के लिए, लीगल कोर्सेज के लिए, लीगल डायलॉग्स के लिए कैसे नई सोच ला पाएँ, कैसे हम अपने चैनल को और ग्रो कर पाएँ ताकि आप लोगों की और मदद हो पाए। तो इसी इसी कड़ी में मैं पॉन्डर ओवर कर रहा था। फिर मैंने ये डिसाइड किया, हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम छोटे-छोटे कोर्सेज़ लाएँगे जो अपकमिंग लॉज़ हैं, ताकि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफ़ेशन से जुड़े या जिनको किसी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, जो लेमैन हैं, कॉमन आदमी हैं, उसको भी सरल भाषा में नए लॉज़ की समझ हो जाए और वो अपनी जैसे लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो अपने कोर्सेज़ के साथ-साथ, अपने एलएलबी कोर्सेज़ के साथ-साथ या एलएलएम कोर्सेज़ के साथ-साथ इन वीडियोज़ को देख के अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा कर पाएँ। हमारा जो कोर्स है वो नॉर्मल लीगल कोर्सेज से इसलिए थोड़ा-सा अलग होगा क्योंकि इसमें हम जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं या लेटेस्ट थॉट प्रोसेस है, उसको हम ट्राइब्यूनल्स का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि आप लोगों की मदद हो पाए अच्छे से और हम भी अपने नॉलेज को ग्रो कर पाएँ। तो इसी कड़ी में हमने डिसाइड किया कि हम कुछ कोर्सेज लॉन्च करेंगे। कोर्सेज होंगे जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में, कोर्सेज होंगे कॉपीराइट में, कोर्सेज होंगे आईपीआर के कई फील्ड्स में, पेटेंट लॉ हो गया, फिनटेक लॉ हो गया। फिनटेक आज की तारीख में फिनटेक हर चीज़ आजकल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम उन कोर्सेज को धीरे-धीरे अपने चैनल पे लॉन्च करेंगे और आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करेंगे और इसी तरह हमारी जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। और हम ये फिर से क्लैरिफ़ाई कर दें, फिर से हम बता दें कि हमारा ध्येय, हमारा पर्पस कोई चीप पब्लिसिटी लेना नहीं है, कोई सेंसेशनलिज़्म करना नहीं है, अननेसेसरी सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं है, बट ये है कि एक डिसेंट वे में हमारे जिसे कहते हैं पठन-पाठन का सिलसिला जारी रहे और हमारे साथ लोग जुड़ते रहें और एक जिसे कहते हैं ना कि नॉलेज बेस्ड नेटवर्क हो हमारा, रादर देन सेंसेशनलिज्म बेस्ड नेटवर्क हो। ठीक है? क्लिक बेट नहीं किया जाएगा आप लोगों को, एक नॉर्मल एक जैसे सरलता से, सुगमता से बस लीगल डिस्कशन चलता रहेगा। तो ठीक है, इसी कड़ी में हम जो नया कोर्स आज लॉन्च करने जा रहे हैं, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इससे रिलेटेड हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। हम आपको धीरे-धीरे इस लॉ की हिस्ट्री, इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसका थॉट प्रोसेस और फिर कैसे-कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ और कैसे-कैसे इससे रिलेटेड नए जजमेंट्स आए और कैसे-कैसे ट्राइब्यूनल्स का क्रिएशन हुआ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये वहाँ से केसेस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे ट्रैवल करते हैं, ये हम डिस्कशन जारी रखेंगे ताकि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ इंथुजियास्ट हैं और जो नॉर्मल पब्लिक भी है वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो ठीक है, तो जो पहला लेक्चर है इस फील्ड्स में, इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड, वो है लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे इसमें आपने देखा होगा इंसॉल्वेंसी एंड एक्ट थोड़ा सा गलत हमारे पीपीटी में आ गया है। तो हम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी क्या है, इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंक्रप्सी क्या है। देखिए बड़ी सिंपल, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन इसमें बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, जब आपकी एसेट्स आपकी लायबिलिटी से कम हो जाए, यानी जब आपकी जिम्मेदारी, जो ऐसे आपने बैलेंस शीट पढ़ा होगा अपने, या बैलेंस शीट, जब आपकी जिम्मेदारियां, आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां आपकी संपत्ति से ज्यादा हो जाए, उस फेज को कहते हैं इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी। जब इंसॉल्वेंसी लीगैलिटी में चली जाती है, जब कोर्ट्स में चली जाती है, जब कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग्स के बाद जब आपको ये डिक्लेयर कर देती है कि यू आर नॉट एबल टू पे योर ड्यूज
फाइनेंशियल ड्यूज, तब किसी आदमी को या किसी कंपनी को बैंकरप्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी इज द कॉमन फ्रेज एंड बैंकरप्सी इज द जुडिशियली डिक्लेयर्ड टर्म। ठीक है, इंसॉल्वेंट तो आप बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट आपकी ये दिखा रही है कि आपकी जो एसेट्स है वो आपकी लायबिलिटी से कम है, ठीक है, यानी लायबिलिटीज ज्यादा हो गई है आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो आपको इंसॉल्वेंट कॉमन पार्लेंस में बोला जाएगा। लेकिन वही चीज जब कोर्ट डिक्लेयर कर देती है तो आपको, आप इंडिविजुअल या कंपनी को बैंकरप्ट बोला जाएगा। ये डिफरेंस है। अब चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। देखिए, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी लॉ क्यों जरूरी है? देखिए, किसी भी देश की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी समाज की इकोनॉमी, उसको आगे बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरी सिंगल कंट्री, एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन इज हेल्दी व्हेन इट्स इकोनॉमी इज गुड। ठीक है, उसकी जिसे कहते हैं उसकी आर्थिक दशा कैसी है किसी भी देश की, वो उसके डेवलपमेंट की तरफ दर्शाती है। अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है, इंडिविजुअल की, इंस्टीट्यूशन की, देश की, अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ भी सही नहीं रहेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी भी तभी आती है जब इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कभी कभी ना कभी फाइनेंशियल हालत सही नहीं होती है, चाहे इंडिविजुअल की, चाहे इंस्टीट्यूशन की, चाहे कोई लीगल एंटिटी की, और वो अपने डेट्स को, अपने कर्जों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती है, वही दशा जब ऐसा ज्यादा हो जाता है तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की स्टेजेस आती है। दिवालिया, जैसे हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, तो इसी इसी डिस्कशन, डायलॉग से बहुत दिनों तक चलते चलते भारत में 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पार्लियामेंट ने फ्रेम किया। ठीक है, कोड 2016 में। ये कोड कैसे फ्रेम हुआ, इसके पीछे के क्या इंसिडेंट थे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे अंग्रेजों के समय में प्री इंडिपेंडेंस भारत में इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट था। ठीक है, उसने फॉर्मल एक इंसॉल्वेंसी लॉ को जनरेट किया, इंप्लीमेंट किया भारत में। फिर उसके बाद प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट आया, जो कोलकाता, मुंबई या चेन्नई में था। जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे उसी के अंदर वो इम्प्लीमेंट होता था। और उसके बाद फिर 1922 में जो लेटेस्ट लेजिस्लेशन था वो था जो जैसे प्रेसिडेंसी टाउन्स में तो यही था, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, लेकिन जो रेस्ट ऑफ इंडिया में था वो ये था, 1920 एक्ट इंप्लीमेंट होता था, रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ये ब्रिटिश एरा में ये डेवलपमेंट हुए थे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। ठीक है, अब उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव भारत में लेजिस्लेशन नहीं था जो सबको डील करे, इंडिविजुअल को भी डील करे, कंपनीज को भी डील करे, पार्टनरशिप फर्म्स को भी डील करे। ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था। ठीक है, बीच में बहुत सारे एक्ट आए, जैसे सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सिक्का जो था, फिर कंपनीज एक्ट 2013, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये था जो डीआरटी में केसेस होते हैं। और जो सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जो था, ये डीआरटी इसका प्रॉपर ट्राइब्यूनल है। ये लेजिस्लेशंस भी आए और इससे इसमें भी केसेस गए, लेकिन देखा गया कि इसके बावजूद जो डेट सेटलमेंट था वो कॉम्प्रिहेंसिव कोई लेजिस्लेशन नहीं था। तो एक ही चीज के लिए डीआरटी में भी जाना पड़ रहा है बैंक्स को, एक ही चीज के लिए सिक्का में भी जाना पड़ रहा है, जो सिक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होती थी वहां जाना पड़ रहा है। फिर सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड में भी जाना पड़ रहा है, जो पहले कंपनी लॉ बोर्ड होती थी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में कंपनी लॉ बोर्ड होता था, जो कहाँ पे कंपनी के केसेस जाते थे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं था भारत में।
ठीक है, एक ही चीज के लिए कई इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता था, कई एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म में जाना पड़ता था, ठीक है, आईबीसी 2016 से पहले, ठीक है। तो एक ऐसी सोच जनरेट हुई कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ हो जो सारी चीजों को एक जगह डील करे। तो इसीलिए आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट किया। अब जरा देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी लॉ की जरूरत क्यों है। देखिए, जो उसके जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंसॉल्वेंसी लॉ के। देखिए, एक होता है इसका ऑब्जेक्टिव रिस्क एलोकेशन, ठीक है। अब जैसे किसी कंपनी ने लोन लिया बैंक से, और वो मान लीजिए 10 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, और उन्हें वो 5 साल में देना है लोन को। तो बैंक ने लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो बैंक की एसेट्स हो जाती हैं, ठीक है, बैंक की इनकम में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 1 साल में ही पता लग गया बैंक को, यार ये जो कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, वो पैसा ही नहीं दे पा रही है, वो बैंक के लोन को चुका नहीं पा रही है, तो उसी समय 1 साल के अंदर ही रिस्क पता लग जाता है, ठीक है। तो वो 5 साल तक उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, वो रिस्क जल्दी पता लग जाता है, ठीक है। और रिस्क कहाँ से आ रहा है वो भी पता लग जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को लोन चुकाने में, ठीक है। डेट, जिसे फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं सर्विसिंग द डेट, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। डेट की सर्विस, प्रॉपर सर्विस नहीं हो पा रही है, जिसका मतलब है डेट रीपे नहीं हो पा रहा है। तो उसका एलोकेट कर देना कि वो कहाँ में प्रॉब्लम है। द रिस्क कैन बी एलोकेटेड टू द टू द टू द कोर फंक्शनरी ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी, ठीक है। तो जितनी जल्दी पता लग जाएगा उतनी जल्दी उसका सोल्यूशन भी हो पाएगा, ठीक है। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी भी हो जाती है कि ये कंपनी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ठीक है। अगर जल्दी रिस्क एलोकेट हो जाता है तो बैंक को ये पता लग जाता है कि इतना डेट हमारा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 करोड़ का लोन दिया था, तो 10 करोड़ में अगर जल्दी पता लग जाए तो एटलीस्ट बैंक 8 करोड़ तो ले लेगी, अपना रिकवर कर लेगी। नहीं तो मान लीजिए अगर देरी से पता लगता है तो वो 1 करोड़ भी रिकवर ना कर पाए। तो इसीलिए जितनी जल्दी पता लगता है रिस्क, उतनी जल्दी वो प्रिडिक्ट भी कर लेती है कि कॉर्पोरेट एंटिटी रीपे कर पाएगी कि नहीं, डेट की सर्विस कर पाएगी कि नहीं, ठीक है। मैं आपको टर्म बता देता हूँ, आप इसे नोट करिएगा। ये आपको आपकी फाइनेंशियल वोकैबुलरी में भी हेल्प करेगा, और एक जिसे कहते हैं आप इंसॉल्वेंसी लॉ को और अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने आप एग्जामिनेशन में, अपने वाइवा में इस तरह की टर्म यूज करेंगे तो नेचुरली आपको हेल्प मिलेगी, आपको फायदा होगा, आपके यू विल बी एबल टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर्स आइदर इन वाइवा और इन द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट, इट प्रोटेक्ट इक्विटेबल ट्रीटमेंट। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये पता लग जाता है कि कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है, तो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या उनके एम्प्लॉयज हैं कंपनी को, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। वो अगर एक लेजिस्लेशन में लिखा होता है तो वो बेटर मैकेनिज्म होता है, सारे स्टेक होल्डर्स को पता लग जाता है कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है, या इसको रिकवर किया जा सकता है, इसको रिवाइव किया जा सकता है इस कंपनी को। तो एवरीबडी नोज कि लॉ में उनका क्या स्कोप है। अगर ये इंसॉल्वेंट होती है तो क्या स्टेक होल्डर्स को पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये पता लग जाता है इंसॉल्वेंसी लॉ अगर प्रिसाइज और कंसाइज हो तो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अगर मान लीजिए कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू अगर एक्स अमाउंट है तो वो एक्स ही रहे या एक्स प्लस हो, एक्स माइनस 10% या 20% ना हो। तो उसकी एक्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज जितना भी हो पाए आगे ले जाना है,
ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी लॉ का पर्पस होता है कि किसी चीज की कीमत, किसी एंटिटी की कीमत गिरने ना पाए अगर सही इंसॉल्वेंसी लॉ हो तो, ठीक है। ताकि जो बैंक इंस्टीट्यूशन है, देखिए इकोनॉमी बैंक से चलती है, इकोनॉमी गुड हेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस से चलती है। तो अगर इंसॉल्वेंसी लॉ बेटर होगा तो वो किसी भी एसेट की वैल्यू को डी वैल्यू होने में रोकेगा, डी वैल्यू होने से रोकेगा और टाइमली उसका सोल्यूशन निकालेगा, अच्छा इंसॉल्वेंसी लॉ। तो देखिए ये चार इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं, रिस्क एलोकेशन, प्रिडिक्टेबिलिटी, इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ये आप याद रखिए, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। डी वैल्यू होने में अगर जैसे कहते हैं कि अगर किसी इंसान की रेपुटेशन है वो अगर डी वैल्यू हो गई तो फिर एक जैसे कहते हैं सिविल डेथ है। सिमिलरली अगर किसी कॉर्पोरेट एंटिटी या इंडिविजुअल की फाइनेंशियल वैल्यू अगर डिग्रेड हो गई तो वो उसकी वो फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। तो civil death and financial death both are problematic. You know, it is not actual death, but civil death and financial death both are problematic, and it is difficult to recover from that situation. So these insolvencies laws, it helps to recover early as possible. ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाई इंडिया नीड अ मॉडर्न लॉ रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। देखिए इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। फाइनेंशियल, और जैसे मैंने बोला किसी भी कंपनी की ओवरऑल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इट्स फाइनेंशियल हेल्थ, एंड फाइनेंशियल हेल्थ of a country needs a good insolvency law, good comprehensive concise and precise insolvency law। ठीक है, अब टेक्निकल टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में इसमें अगर हम वो करें तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ डिमांड्स रोबस्ट क्रेडिट मार्केट्स। देखिए अगर आपको कोई किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो उसको क्या चाहिए, सबसे पहले दिमाग, नॉलेज एंड मनी। आइडियाज आइडियाज ऑलवेज रिक्वायर मनी। पैसों के बिना, जिसे कहते हैं ना, धर्म के मूल में भी अर्थ है, ठीक है। जो बहुत धार्मिक चीजें होती हैं उसके कहीं भी अंदरूनी, उसमें भी कहीं ना कहीं पैसा जरूरी होता है, ठीक है। और पैसा कैसे मिलता है, बैंक से मिलता है। बैंक कैसे देता है, क्रेडिट पे, उधार, उधार, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आज नकद कल उधार, ये तो कहीं ना कहीं लिखा रहता है, लेकिन उधार अगर किसी को ना मिले तो धंधा भी नहीं चलता। लेकिन उधार का गलत इस्तेमाल होता है तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन उधार के बिना मोस्टली धंधा होता नहीं है, बिजनेस हो नहीं पाता, ठीक है। यू वांट टू स्केल अप, आप अपने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए पैसा चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहते हैं, तो उधार आप कहाँ से लेंगे, पैसे कहाँ से लेंगे, या तो बैंक से लेंगे या तो पब्लिक से लेंगे। बैंक से लेंगे तो लोन पे लेंगे, पब्लिक से लेंगे तो शेयर ऑफर करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ डिमांड रोबस्ट क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट मार्केट कैसे होता है, बैंक के इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। प्रिवेंटिंग क्रेडिटर पैनिक एंड प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बैंक ने अगर पैसा दिया और उसका पैसा रिटर्न नहीं आ रहा तो बैंक बैंक कैसे चलेगा, बैंक तो इंटरेस्ट मिलता है उसी पे बैंक चलता है। अगर बैंक को पैसा ही नहीं मिला, प्रिंसिपल ही नहीं मिल रहा, तो इंटरेस्ट को क्या करे, तो पैनिक हो जाएगा, बैंक कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे गोल्डमैन सैक्स वाली क्राइसिस हुई थी 2008 में, ठीक है। क्रेडिट को रिकवर ही नहीं हो पा रहा था, पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, ठीक है। तो आज की तारीख में भी इंडियन बैंक्स, देखिए आईसीआईसीआई बैंक, चंदा कोचर इंसिडेंट, ठीक है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी वाला देख लीजिए, इट वाज नॉट अ क्रेडिट, इट वाज नॉट एक्चुअली अ क्रेडिट बट somehow kind of credit, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू रिकवर, दैट क्रिएट्स अ पैनिक हो जाता है, स्टेक होल्डर्स, बैंक्स के शेयर्स गिर जाते हैं। यस बैंक के साथ देखिए क्या हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो
पैनिक से बचने, मार्केट डिपेंड्स अपॉन, जिसे कहते हैं, भावनाओं से चलता है, और भावनाओं में अगर थोड़ा सा भी आतंक आया, पैनिक आया, जल्दबाजी आई, तो मार्केट क्रैश हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए वी नीड अ गुड मॉडर्न इंसॉल्वेंसी लॉ। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड रिवाइवल ऑफ डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस जैसे मैंने बोला, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, उसके डायमेंशंस को बढ़ाने के लिए, उसके 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 सर्कमफ्रेंस को बढ़ाने के लिए यू नीड मनी, यू नीड मनी, एंड मनी, मनी कैसे आएगी? बैंक से आएगी। बैंक को कैसे, बैंक को पता होना चाहिए कि अगर मेरे एसेट्स में प्रॉब्लम आती है तो आई हैव गुड इंसॉल्वेंसी लॉ, जिससे मेरी मेरे मेरे जो क्रेडिट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए कभी इंसॉल्वेंसी आती भी है तो जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स होती थी, अगर बैंक के लिए लोन क्या है, वो उनका एसेट है। ठीक है, एसेट है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलेगा उससे। ठीक है, लेकिन अगर यही एसेट, अगर यही जो लोन है वो पे नहीं हो पाता है, तो वो बैंक के लिए डिस्ट्रेस्ड एसेट बन जाता है। तो वो उसको रिवाइव कैसे करें, मतलब अपना पैसा वापस कैसे लाएं, इसके लिए यू नीड अ गुड इंसॉल्वेंसी लॉ। ठीक है, और इंश्योरिंग कॉन्फिडेंस। देखिए, मार्केट, बिजनेस, कोई भी इकोनॉमी, वो क्या चलती है? कॉन्फिडेंस। अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हो, किसी ने इन्वेस्ट किया, उसको पता है मेरा पैसा वापस आएगा। कोई बिजनेसमैन है, उसको पता लगेगा इकोनॉमी इतनी अच्छी है, मैं जिसको माल सप्लाई करूंगा वो मुझे पैसे टाइम पे दे देगा, कॉन्फिडेंस आता है। बैंक को कस्टमर्स पे, कस्टमर्स को बैंक पे, जिसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अगर वो चल रहा है, गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो जो जो एंटिटी गुड्स की सप्लाई कर रहा है उसे पता है कि जो सप्लाई ले रहा है वो पैसे देगा। ठीक है, तो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब इंसॉल्वेंसी लॉज एकदम मॉडर्न, प्रिसाइज, कंसाइज और इफेक्टिव हो। ठीक है, देयरफॉर इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री नीड्स अ गुड इंसॉल्वेंसी लॉ। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं उनको पता है कि मेरे पैसे यहाँ पे डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर द इंसॉल्वेंसी लॉ। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन अभी पसंद आया होगा। मैं आपको एक बार समराइज कर दूं कि दिस 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 टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द what is insolvency, what is bankruptcy. We have also discussed the growth of insolvency laws in India from the British era to after independence. कैसे और भी सिमिलर लॉज थे, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे, तो इसलिए देयर वाज अ नीड टू हैव अ proper insolvency law which is comprehensive for the इंडियन टेरिटरी। ठीक है, 2016 में इंसॉल्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग कोड आया भारत में। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ क्या है, डेट सर्विस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद we have also discussed that the risk allocation, predictability, equitable treatment, value maximization, and all. And then we also why India needs a good insolvency law, need for this. तो ये हमने हमारा डिस्कशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा एंडेवर, ये नया कोर्स पैटर्न समझ में आएगा, और इससे आप जुड़ते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे अपने दोस्तों को भी बताएंगे, ताकि एक डायलॉग और डिस्कशन का सिलसिला जारी रहे। We will appreciate that if you comment on our video and you give your suggestions. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।